हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, जेपी इंफ्रा लिमिटेड से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आगे क्या होना है और अभी तक क्या हुआ है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट तो ये कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आपके लिए देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से हिट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो जेपी इंफ्रा लिमिटेड के बारे में जो अपडेट है मैं आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले कल देखिए क्या हुआ। कल 9 जून 2021 को 3.00 की ओपन प्राइस के बाद ना तो लो बनाता है ना तो हाई बनाता है। बीएससी के ऊपर भी देख लीजिए, यहाँ पे 3.40 की ओपन प्राइस जो कि अपर प्राइस बैंड लगा था और 3.08 का लो बनाता है और 3.40 का हाई, यानी 3.35 के ऊपर फाइनली क्लोज हुआ जो कि 3.40% का अपर सर्किट लगा है। 78,11,915 टोटल शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हुए, जहाँ पे डिलीवरी है 100%। और एनएससी के ऊपर जो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए 26,48,002, जिसमें से डिलीवरी है 100%। 416.68 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। और आप देखें तो इस कंपनी का नया 52 वीक हाई हर दिन बनता जा रहा है। 52 वीक लो हालांकि इस कंपनी का है 1.00। देखिए, बहुत लोग इसके अंदर रो रहे थे। हाँ जी हाँ, बहुत लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे थे। किस बात को लेके? ये इतना मोमेंटम नहीं बना पाता था, लेकिन आज देखिए 1.00 का लो बनाने वाली कंपनी आज खबरों के माध्यम से, खबरों के बेस पर आज कहाँ ट्रेड हो रही है। अगर आप इसके रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे ना तो चौंक जाएंगे। एक हफ्ते में इस कंपनी ने 20% का अप मूव दिखाया है। 1 मंथ में 100% और 3 मंथ्स में 53.85% और 6 मंथ में 50% और एक साल में 172.73% की जंप है। मजाक नहीं है, बहुत तेज़ी है। चलिए बात करते हैं अपडेट की। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था लेटेस्ट मूव इसके अंदर क्या हुआ था, लेकिन इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे अभी क्या हुआ है, अभी हाल ही में जल्दी ही क्या हुआ है। देखिए, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड केस के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जिनका नाम है अनुज जैन, इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया था आईआरपी के रूप में, ताकि ये इस कंपनी के यानी जेपी इंफ्रा लिमिटेड के जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसको जल्दी से जल्दी करा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको 45 दिनों का टाइम दिया था, लेकिन 45 दिन का टाइम 8 मई को एक्सपायर हो गया, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने गुहार लगाई थी, रिक्वेस्ट करी थी कि टाइम के अंदर थोड़ा सा एक्सटेंशन किया जाए, क्योंकि जो कोरोना वायरस की सेकेंड वेव ने जो डिसरप्शन क्रिएट किया है, जिसके चलते इट वाज वेरी वेरी इम्पॉसिबल टू फॉल विद इन टाइम गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो इसलिए इन्होंने 30 डेज़ के एक्सटेंशन के बाद फिर से यहाँ पे वो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सटेंड कर दिया है। जी हाँ, ये एप्लीकेशन वही है, लेकिन 30 डेज़ का यहाँ पे और टाइम पीरियड इनको चाहिए, जिसके चलते ये रिजोल्यूशन जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है इसको करा सकें। अगर हम बात करें फाइनल डेट की तो यहाँ पे देखिए 7 जुलाई बताई जा रही है, यानी अनुज जैन चाहते हैं कि इनको 7 जुलाई तक का टाइम पीरियड और दे दिया जाए ताकि ये काम को ये करा सकें टाइम पीरियड के अंदर अंदर, राइट। तो देखिए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर हालांकि पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता है कि क्या चल रहा था देश के अंदर। लेकिन यहाँ पे आईआरपी की तरफ से एक्सप्लेन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी इसके ऊपर फैसला लेगा, इन सभी के अंदर 8 मई से जुड़े हुए जो अप्रूवल्स थे रेजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत, जो एनबीसीसी और सुरक्षा ग्रुप की तरफ से सबमिट किए गए थे, इन सभी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन काफ़ी सब्जेक्टिव हो सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट पास ऑन करे इस टाइमलाइन के ऊपर, इसमें एनबीसीसी और सुरक्षा ग्रुप के सबमिट किए हुए रेजोल्यूशन प्लान के अप्रूवल को लेकर के भी एक देखने का नज़रिया हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। ये बात इन्होंने एक्सप्लेन करी है।
देखिए इससे पहले क्या हुआ, आपको मैं थोड़ा सा रिलेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आप मेरी बात को सुनिएगा, आप समझ जाएंगे कि क्या एक्चुअली में हो रहा है। देखिए 27 और 28 मई इन दोनों दिनों के अंदर जितने भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं इन सभी ने मिलजुल करके वोटिंग किया। किनके लिए? इन दोनों के लिए, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एनबीसीसी, इन दोनों के लिए इस बात के ऊपर वोटिंग हुई कि क्या इनको फिर से 7 डेज़ का टाइम पीरियड दिया जाए। तो देखिए वोटिंग हुई और वोटिंग इसी फेवर में हुई कि हाँ दिया जाना चाहिए, जिसके चलते इनको जो है 4 जून 2021 तक का टाइम दिया गया। 4 जून तक इन दोनों को अपने रिवाइज्ड बिड्स को प्रोड्यूस करके सबमिट करना था। लेकिन 4 जून आते आते सुरक्षा एनबीसीसी की तरफ से ये बात तो पूरी तरीके से कर दी जाती है, यानी एनबीसीसी जो है सेटिस्फाई करता है इस टाइमलाइन को और अपनी रिवाइज्ड बिड को सबमिट कर देता है। लेकिन उसी के कुछ दिन, एक दिन बाद या उसी के लेट इवनिंग तक सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से जवाब दिया जाता है कि इन्होंने तो ऑलरेडी अपने रिवाइज्ड बिड जो है प्रोड्यूस करके दे रखा है 18 मई का, और इनको जीत भी मिली थी। हालांकि ये फर्दर कुछ उसके अंदर चेंजेस लेके आए हैं, इसके लिए इनको 7 दिनों का और टाइम पीरियड ग्रांट किया जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 7 जून 2021, यानी 4 के बाद 5 और 6 2 दिन का गैप, उसके बाद 7 जून 2021 को मीटिंग थी और इस मीटिंग में दोनों के रिवाइज्ड बिड जमा होने चाहिए थे। एनबीसीसी ने तो पहले ही दे रखा था 4 को ही, लेकिन 7 दिनों का टाइम और चाहिए था सुरक्षा को। लेकिन सुरक्षा को 7 दिन का टाइम मिला या नहीं मिला, लेकिन ये बात नहीं मिला था, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिला था। तो इन्होंने 7 जून को मीटिंग जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की स्टार्ट होती है उससे ठीक आधे घंटे पहले अपने रिवाइज्ड बिड को जमा कर दिया था। तो एक तरीके से ये उस बाउंड्री लाइन के अंदर ही इन्होंने काम किया, ऐसा नहीं कि बाउंड्री लाइन के बाहर जाके कुछ किया है। आधे घंटे पहले जस्ट इन्होंने सबमिट किया था, लेकिन किया था। ओके, अब देखिए कौन क्या ऑफ़र कर रहा है, ये बात भी आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। देखिए सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी सुरक्षा ग्रुप, जो कि आपको पता है कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन्होंने क्या है कि 300 करोड़ अप फ्रंट कैश पेमेंट के रूप में जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को मतलब एक ऑफ़र किया है। अगर इनकी जो बिड है वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा अप्रूव कर ली जाती है और एनसीएलटी से अप्रूवल आने तक किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन को लेकर के इनके ऊपर प्रेशर ना बने, राइट। ये यहाँ पे सुरक्षा का बोलना है। और यहाँ पे एग्रीगेटेड जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को जो ऑफ़र है, इन्होंने एग्रीगेटेड 1298 करोड़ कर लिया है और कंस्ट्रक्शन की जो टाइमलाइन है उसको रिड्यूस कर लिया है, जो कि बिल्कुल भी होम बायर्स के फेवर में है। कोई भी नहीं चाहता होम बायर कि उसको लेट, होम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। एनबीसीसी की बात करें तो इन्होंने 1100 एकर्स ऑफ एडिशनल लैंड ऑफर किया है, जिसकी जो टोटल वैल्यू बताई जा रही है 2200 करोड़ रुपए है, और ये डिसेंटिंग क्रेडिटर्स के लिए ऑफर किया गया है। सुरक्षा ग्रुप की तरफ से 2600 करोड़ लैंड जो है ऑफ़र करी गई थी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को इसके 18 मई के बिड के अंदर। जी हाँ, ये 18 मई के बिड की बात है। और यहाँ पे उसी को इम्प्रूव करते हुए इन्होंने फर्दर प्रॉमिस किया है कि जो ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करेंगे, यानी एनसीडीज़ को इशू कर सकते हैं, जिसकी जो वैल्यूएशन है 1200 करोड़ रुपए के आसपास हो जाती है, और टोटल मिला करके अगर आप देखें तो 7800 करोड़ रुपए का जो है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को ये एक ऑफ़र कर रहा है, राइट। तो दोनों की जो रिवाइज्ड बिड्स हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अब सवाल उठता है कि इस बीच में दोनों में से किसको सेलेक्ट किया जाए। अभी ये तो डिपेंड करेगा समय पे, और आगे क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, डेफिनेटली आई विल लेट यू नो, राइट। सो इन दिस वीडियो आई होप यू लाइक इट। तो देखिए अब क्या आपको करना है, नेक्स्ट अपडेट कब आएगी। देखिए आज क्या है, आज 10 जून है, 10 जून 2021। आज इनके कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग है और इनकी जो दोनों रिवाइज्ड बिड्स हैं उन सभी के ऊपर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, और आगे क्या नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। अभी भी इस कंपनी के अंदर जो 20,000 होम बायर्स हैं अभी भी अपने घरों के लिए चाबी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका घर उनको मिले,
ताकि वो अपने घर में अपने घर में अपने जिसका पैसा उन्होंने 10 साल 11 साल पहले ही दे दिया था रह सकें। जो भी है आगे नेक्स्ट अपडेट होगी आपको डेफिनेटली अपडेट करूँगा। सो आप अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम आज मैं डेफिनेटली